फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम अपनी बुक को शुरू करते हैं जो बिहार स्पेशल की बुक है, जिसमें बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको टैकल करने के लिए हम इस बुक के प्रश्नों को करेंगे। तो मैंने जो बुक सेलेक्ट किया है, वो बुक है बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद की बुक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले भी 2 क्लास आ चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर लें, उन्हें मिल जाएँगे दोनों क्लास। और आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं फिर। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था मौर्य साम्राज्य के बाद। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। तीसरा क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र ने कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रश्न किया था। चौथा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो शुंग वंश के शासन के समय हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। छठा क्वेश्चन है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? तो पुष्यमित्र ने ही ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था मगध में। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कण्वा वंश का शासन स्थापित हुआ था शुंग वंश के पतन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कान्व वंश का संस्थापक था? तो कान्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। यह शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसकी वसुदेव ने मगध में कान्व वंश की नींव डाली थी। 9वां क्वेश्चन है, कान्व वंश की सत्ता समाप्त की? तो आंध्र सतवाहनों ने कान्व वंश की सत्ता समाप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 10वां क्वेश्चन, कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया था मगध पर कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब, 11वां क्वेश्चन है, शुंग कला में उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोध गया से प्राप्त होते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष को इसने अपने दरबार में प्रश्रय दिया था कनिष्क ने। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो सबसे पहले आया था हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश और कान्व वंश। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, शुंग वंश की राजधानी थी? तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कान्व वंश की राजधानी थी? कान्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, क्योंकि ये सारे जो है मगध पे शासन किए थे ये सारे वंश। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? तो खारवेल ने मगध पे आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था कलिंग नरेश ने। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे हम,
कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पे शासन रहा था। लिच्छवियों का लिच्छवियों का शासन रहा था कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र के शासनकाल में हुआ था ये। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कनिष्क था। अब गुप्तकालीन बिहार देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनका राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? समुद्रगुप्त ने कहा था। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। 7वां क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त ने मांगी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश है। गुप्त वंश ने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो शाहाबाद जिले में प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। राजगीर में मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल के हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल में हुआ माना जाता है। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंदगुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था तो नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है तो 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय की थी। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था?
तो हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। प- प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा है प्रयाग प्रशस्ति में। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो हुरों के आक्रमण और प्रशासन का सामंती स्वरूप और आर्थिक संकट, ये 3 कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो कौन कौन से थे? वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त शासक के बारे में पढ़ेंगे अब। पहला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश के का संस्थापक था? तो कृष्णगुप्त थे। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त थर्ड ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? दामोदर गुप्त को पराजित कर। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो आदित्य सेन ने इसका अंत किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीव जीवतगुप्त द्वितीय। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन है सी, यानी ए का 2 हर्षवर्धन का वीर योद्धा, और बी का 4 3 1 कुमारगुप्त का महाराजा धीराज। कुमारगुप्त का हो जाएगा महाराजा धीराज। हर्षवर्धन का वीर योद्धा। जीवित गुप्त का क्या है? जीवित गुप्त का है राजाओं में सिरमौर। और आदित्य सेन का हो जाएगा परम भट्टारक महाराजा धीराज। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तक हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जीवित गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएंग तसो भारत की यात्रा की थी? तो आदित्य सेन के समय में। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है, तो कृष्णगुप्त से शुरू है। कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। अब चल रहे गुप्तोत्तर युग और बिहार के बारे में पढ़ते हैं।
चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण किया लगभग। कब किया था इसने? तो 673 ईसा पूर्व में चीनी यात्री इति संग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे इसको। इति संग ने बिहार का भ्रमण किया 673 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हुएंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था। हुएंग सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की? हुएंग सांग 635 ईसा पूर्व में आए थे 635 ईस्वी में आए थे पाटलिपुत्र की यात्रा पर हुएंग सांग। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। इससे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पालकालीन बिहार की बात करेंगे अब। इसमें देखते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुर बिहार में अवस्थित है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश के शासक ने किया था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो भागलपुर में स्थित था। नालंदा महाविहार की आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था। तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक देवपाल था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है? तो महायान संप्रदाय को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? देवपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो धर्मपाल ने दिया था। किस शासक के ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने। बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना कहाँ किसने कराई थी? गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग में हुआ था। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली के निर्णायक देन थी धीमन एवं विठपाल की मूर्तियां। धीमन एवं विठपाल की इन्होंने ही कांस्य शैली की निर्मित मूर्ति एक उन्नत शैली का विकास है। कांस्य शैलियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन इन्हीं की थी धीमन एवं विठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे, तो धर्मपाल और देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये लोग पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से।
सॉरी फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो मगध को कहा जाता था श्रीनगर भुक्ति, मगध को कहा जाता था। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था, तो नालंदा में। मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में देखेंगे अब। मिथिला का तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन काल में हुआ था, तो रामपाल के शासन काल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, तो कौन था, नन्य देव था कर्नाटक राज्य का संस्थापक, जो मिथिला और तिरहुत में था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, तो 1378 ईस्वी में इसका पूर्णतः अंत हो गया था। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, कर्नाट शासक के समय में। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा लग रहा है क्वेश्चन। पंजी प्रबंध का विकास जो है कर्नाट शासक के समय हुआ था बिहार में, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, कब आया था, 1234 ईस्वी में तिरहुत आया था तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था, तो नरसिंह देव का शासन था। तुर्क सेनापति तुगरिल सुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था, तो बी और सी दोनों, यानी कि धर्मास्वामिन और मुल्ला तकिया, ये तुर्क सेनापति तुगरिल सुगन जो था उस समय द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुगरिल सुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था राम सिंह देव, जो है कर्नाट राज्य के शासक थे। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुई थी, हरि सिंह देव के शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुई थी। मध्यकालीन बिहार की बात करेंगे अब। बिहार में तुर्कों का आगमन, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो ये बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता रहा था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। बिहार में तुर्क सत्ता, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो इब्ने बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ उदंतपुरी की। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी, तो 1198 ईस्वी में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी बिहार में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था, तो बिहार शरीफ में अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था इंद्रयुम्नपाल। इंद्रयुम्नपाल बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, तो लक्ष्मण सेन जो है वो सेन वंशीय शासक थे। बिहार के सूफियों
बिहार के सूफी संतों का आगमन जो है, आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी संतों का आगमन हुआ था। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमीन आरिफ। ये बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमीन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह से था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो तबकाते नासिरी से। सल्तनत कालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे अब। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। सैन्य अभियान में इल्तुतमिश ने किया था बिहार के लिए, और दिल्ली सल्तनत के अधीन में इल्तुतमिश में ही किया था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिक खां जो है ये प्रांतपति नहीं रहा था बिहार का। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा का नाम उन्होंने तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था बिहार राज्य का नाम बिहार। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा था। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में पड़ा। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तुगलक काल में था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो कौन है? तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? एक सेकंड स्टूडेंट। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान नुहानी, इन्होंने विद्रोह किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है?
तबकाते नासरी में। किस सुल्तान को तिरहुत को तुगलकपुर का नाम किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया था। किस सुल्तान ने तुगलकपुर तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा। इसी ने नाम दिया था दरभंगा को तुगलकपुर। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिए थे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे। कौन रहा था? तो मलिक बया, ऑप्शन ए मलिक बया और मजदुल मुल्क दोनों थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खलजी का बिहार में पहला पड़ाव कहाँ था? मनेर। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता है? तो ये सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स है और कॉनिकल डोम है। लंबूतरा गुंबद है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मुखदुम यहिया का मजार है। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मुखदुम यहिया का। चेरो वंश एवं उज्जैनियों वंश के बारे में देखेंगे अब। पूर्व मध्यकालीन में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो खरवार जातीय का जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? भार जनजाति ने। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ था? चेरो राज्य संगठित हुआ था। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो तुगलक और उसके बाद सूर, उसके बाद मुगल। तुगलक और ये सूर और ये मुगल। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो उज्जैनियों के राज्य से था दलपत शाही का संबंध। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। जनजातीय राजवंश कौन सा था? तो चेरो वंश था। किस चेरो राज ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? किसने शुरुआत की थी? फूलचंद ने। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो उज्जैनिया शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन सा था? संतन सिंह थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी ढावा रही थी। ढावा, बिहटा और बक्सर तीनों रही थी उज्जैनी शासक की राजधानी। भोजपुर के जो उज्जैन शासक थे उनकी राजधानी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो बाघमल नहीं थे। बाकी संग्राम देव, राजा रामशाही और राजा नारायण मल। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं तो शाहाबाद के चेर से। बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी किसकी? नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था।
बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था बाबर ने। अब पढ़ेंगे सूर्य साम्राज्य के बारे में। सूर्य साम्राज्य, शेर शाह सूरी 1540 से 45। सूर्य वंश की स्थापना की थी किसने? तो शेर शाह ने की थी। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद नुहानी ने दी थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था। बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ का युद्ध में विजय के साथ स्थापित हुआ। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में भी हराया था और बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में भी हराया था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो तारीख़ दाऊदी में मिलती है। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन तारीख़ दाऊदी में मिलती है। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो कन्नौज या बिलग्राम के उपरांत। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसराम था। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा है तो ये सासाराम में है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़ दाऊदी में। तो तारीख़ दाऊदी जो पुस्तक है वो शेर शाह से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। रुपया का प्रचलन भी हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए हैं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया है, देश की भूमि का सर्वेक्षण हुआ है, इबादत खाना का निर्माण इसने नहीं करवाया था, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने? तो शेर शाह ने करवाया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुम्बद के रूप में है। ये सारी खूबियां जो हैं शेर शाह के मकबरे में है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेर शाह ने बनाया था प्रांतीय राजधानी। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वडन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये शेर शाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है तो इस्लाम शाह का अंतिम मकबरा है। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो इसके अधीन 7 सरकारें थी। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? 5 लाख। मुगल कालीन बिहार। मुगल शासक बाबर ने किसे
पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने महमूद लोदी को पराजित कर बिहार पर नियंत्रण कर लिया। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? दाऊद खां को पराजित किया था 1574 में पटना में। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौटा था? तो किसे छोड़कर लौटा था वो? मुनीम खां को। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को। 1580 में बिहार का सूबेदार खाने आजम मिर्जा अजीज कोका बने थे। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा था? तो अकबर के समय। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो जगदीशपुर के राजा थे ये दलपत शाही, इन्होंने विद्रोह किया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। इसी ने मिलाया था सबसे पहले। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो बाबर ने किया था मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? हुमायूं ने की थी। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने भाग लिया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो शेर शाह सूरी ने ली थी। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो इनके समय में भी 7 सरकारें थी। प्रमंडल 7 थे बिहार में। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसिंह सबसे प्रसिद्ध थे। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? अब्दुल रहीम ने। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो अकबर के समय में हुए थे। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन सी है? हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712 तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या थी? तो ऑप्शन है इसका 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो जहांगीर के समय में हुई थी। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसमें जो है गुरु नानक का संबंध रहा है और गुरु तेग बहादुर का संबंध और गुरु गोविंद सिंह का। तो इनका तो जन्म ही पटना में हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? फर्रुखसियर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर के समय आया था ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के शासनकाल में आया था अब्दुल लतीफ़ अकबर के शासनकाल में। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? किसने किया था? अकबर ने किया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? तो राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो फर्रुखसियर का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बहादुर शाह फर्स्ट के समय में।
मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा था तो सुजात खां भी रहा है, सईद खां भी रहा है और मुकर्रब खां भी रहा है। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप, सभी से, इन सभी द्वीपों से होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था तो इब्राहिम खां काकर ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव भी मिलता है, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? तो महेश ठाकुर को दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था शहजादा परवेज।